होली एंजल पब्लिक स्कूल के सभी छात्र छात्राओं का मैं ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि सभी छात्र छात्राओं को पता है कि अभी हालिया जो ऑनलाइन क्लासेज में जो वीडियो बना रहे हैं और सभी उसको ऑनलाइन क्लासेज में बच्चे देख भी रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम ग्रामर और राइटिंग दो सेक्शन पे काम कर रहे हैं। हमारे ग्रामर के कई टॉपिक्स पे भी वीडियो बन चुके हैं और राइटिंग के भी कई टॉपिक्स पे वीडियो बन चुके हैं। तो आज मैं फिर से राइटिंग सेक्शन पे एक टॉपिक पे आज आपसे चर्चा करूंगा और वो जो हमारा टॉपिक वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइटिंग का ये टॉपिक, और ये टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग हमारे लॉन्ग कंपोजिशन का एक पार्ट है ना। आर्टिकल राइटिंग जो एक टॉपिक है ये हमारे लॉन्ग कंपोजिशन का एक पार्ट है। वैसे लॉन्ग कंपोजिशन में अगर हम देखें तो हमारा जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो क्लासेज में जैसे 12th लेवल पे देखा जाता है तो लॉन्ग कंपोजिशन में एक आर्टिकल होता है और एक स्पीच होता है। तो आज हम आर्टिकल टॉपिक जो लॉन्ग कंपोजिशन का एक पार्ट है उस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे अगले वीडियो में हम जो स्पीच हमारा जो टॉपिक रहेगा उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ वो है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे जुड़ा हुआ हमारे बोर्ड सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम्स में भी इसका एक क्वेश्चन हमेशा आता है। किसी एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना होता है। तो उस टॉपिक पे जब आर्टिकल आप लिखते हैं तो उस आर्टिकल को देखो, सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि आर्टिकल का मतलब क्या होता है। आर्टिकल को आप एक तरह से अगर देखा जाए तो हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में अगर देखें तो आर्टिकल को हम कई अलग अर्थों में पाते हैं। आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद भी होता है, धारा भी होता है। और एक तरफ से हम अगर आर्टिकल का दूसरा मतलब निकालें तो इसका मतलब एक विचार भी होता है, उस पर एक लेख भी होता है, या किसी विषय पर अपने दिए गए सुसंगत विचार भी हो सकते हैं। तो वैसे आर्टिकल का जो मैं यहाँ पे आपको जो मतलब बताना चाहूँगा वो है एक विचार, यानी कि किसी ऐसे टॉपिक पे आप अपने खुद के विचारों को जब अभिव्यक्ति के रूप में पेश करते हैं या उसको लिखते हैं तो उसे आर्टिकल कहा जाता है। हालांकि आर्टिकल आज के समय में अगर हम आर्टिकल को अगर देखा जाए तो ये हमें कई जगहों पे नज़र आता है। आर्टिकल का जो मेन सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कई तरह के लेवल पे है, सोशल लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे है। कई तरह की घटनाओं को लेके भी हम उस पर आर्टिकल लिखते हैं। कई तरह के प्रोग्राम्स पे भी हम आर्टिकल लिखते हैं। तो आर्टिकल को शुरू करने से पहले मैं इसकी परिभाषा आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आर्टिकल है क्या, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आर्टिकल, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल। तो देखिए आप आर्टिकल की जो डेफिनेशन है वो ये है, आर्टिकल्स आर लॉन्ग कंपोजिशन इंटेंडेड फॉर पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर, अ मैगजीन और अ जर्नल। आर्टिकल एक तरह का एक लंबा आप कह सकते हैं कि लॉन्ग कंपोजिशन में एक आने वाला लंबा एक लेख है जो कि ज़्यादातर पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ है। और पब्लिकेशंस में आप देखते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर्स हैं और न्यूज़पेपर से या फिर कोई मैगजीन है, पत्रिका है, या और भी कई तरह की ऐसे चीज़ें रहती हैं जिनमें दिया गया एक लेख होता है ना। ज़्यादातर ये न्यूज़पेपर्स में इनका ज़्यादा यूज होता है। अब देखें, दिस इज argumentative or simply present the writer's viewpoint on a current trend or national or international issue। मतलब ये कि ये एक ऐसी बहस का मुद्दा होता है जिसपे आप जो लेखक है, जो राइटर है, वो अपने खुद के विचारों में, अपने खुद के शब्दों में, अपने खुद की सोच में, अपने खुद की जानकारी में, है ना, अपने खुद की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ वह जब अपने शब्दों में नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पे जब अपने शब्दों पे कोई जानकारी देता है या उस पर कोई लेख लिखता है उसे आर्टिकल कहा जाता है। तो आपने देखा ये होता है आर्टिकल की जो मेन डेफिनेशन, यानी इसकी परिभाषा। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में जब आर्टिकल के क्वेश्चन आते हैं तो उसको हमें किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह उसको करना है, यानी उसको लिखना है। तो सबसे पहले आर्टिकल शुरू करने से पहले मैं इसकी कुछ बेसिक बातों पे आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जब भी किसी टॉपिक पे चर्चा करें, चाहे वो राइटिंग का हो या ग्रामर का, हमें सबसे पहले उसकी जो मेन
पॉइंट्स है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर करना है। हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो निश्चित रूप से उस टॉपिक में हमें आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो अब जैसे कि आर्टिकल के जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप ध्यान देंगे। मेन पॉइंट्स ऑफ आर्टिकल, जो ध्यान देने योग्य वाली बात है कि किसी भी आर्टिकल को शुरू करने से पहले, आर्टिकल को जब आप स्टार्ट करते हैं उससे जुड़ी हुई कुछ मेन बातें वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहली बात वो है कीप इट सिंपल वर्ड। जब भी आप आर्टिकल राइटिंग करें तो आप हमेशा सिंपल यानी सरल शब्दों का प्रयोग करें। दूसरा है यूज स्मॉल सेंटेंसेस। आप छोटे छोटे वाक्यों का इसमें अधिक प्रयोग करें। छोटे छोटे वाक्यों का, आपके सेंटेंस का लेवल छोटा हो, मतलब वर्ड्स की लिमिट छोटी हो, लेकिन उसका जो अर्थ है वो बड़ा होना चाहिए। फिर है डू नॉट मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। मतलब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी आप आर्टिकल राइटिंग करें तो आपके सेंटेंसेस के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, व्याकरण संबंधी गलतियां नहीं होनी चाहिए। फिर आगे है जो हमारा फोर्थ पॉइंट, हाईलाइट योर मेन पॉइंट। आपको आर्टिकल राइटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि आप उसमें जो मेन पॉइंट है, जो मुख्य मुद्दा है, उस मुद्दे को आप अच्छे से हाईलाइट करें। जो आपका जिस मुद्दे पे आप वो आर्टिकल लिख रहे हैं वो मुद्दा अच्छे से हाईलाइट करें। फिर है वर्ड लिमिट। आर्टिकल जैसे कि अगर हम एग्जाम लेवल पे जब देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आते हैं तो ये बिल्कुल ध्यान रखा जाए कि जो वर्ड लिमिट जो दी गई है, ज़्यादातर जो हम आरबीएससी के एग्जाम में देखते हैं, जब आरबीएससी के एग्जाम में आर्टिकल पे कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए जो वर्ड की लिमिट दी रहती है वो है 100 वर्ड्स, है ना। 100 वर्ड्स यानी कि तकरीबन 10 से 12 लाइन्स, है ना। तो वर्ड्स लिमिट्स का इसमें बहुत ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि आप लिखते ही जा रहे हैं 2-3 पेज में, ऐसा भी नहीं। फिर उसके बाद है जो छठा पॉइंट है वो है एक्सप्रेस योर थॉट्स, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। यानी कि जब आप आर्टिकल राइटिंग खुद के शब्दों में, खुद के विचारों से, खुद की इंफॉर्मेशन से लिखें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो थॉट्स है, उस मुद्दे को लेकर जो आपकी सोच है, जो आपके विचार है और जो आपकी जानकारी है, उसको आप बड़े अच्छे से उसको हाईलाइट करते हुए उसको आप इम्प्लीकेशन करें। फिर है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, स्पेलिंग एंड कोहेरेंस। यानी कि एक तो सबसे पहले कि आपका जो आर्टिकल है वो एक ग्रामेटिकल लेवल पे एकदम सही होना चाहिए, व्याकरण लेवल पे उसमें कोई तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स। दूसरा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। आपके सेंटेंस एकदम सही होने चाहिए, उसमें एक शुद्धता होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ स्पेलिंग मिस्टेक भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो मेन बात है वो है कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब सुसंगत। आपका सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ सुसंगत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस में आप क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, और दूसरे सेंटेंस में आप क्या लिख रहे हो, यानी कि आपका अर्थ का अनर्थ होना वो भी नहीं होना चाहिए। सेंटेंस जो आपके वाक्य है वो सुसंगत होने चाहिए। तो आपने देखा कि कुछ मुख्य पॉइंट पे हमने चर्चा की। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है जब आप आर्टिकल राइटिंग करें। अब आगे हम देखेंगे कि एक आर्टिकल को कितने भागों में बांटा गया है। एक आर्टिकल को कितने भागों में बांटा गया है तो मैं आपको बताऊंगा द पार्ट्स ऑफ आर्टिकल। यानी कि एक आर्टिकल्स को कितने भागों में बांटा गया वो जानना जरूरी है। सबसे पहले ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आर्टिकल्स को लिखने के दौरान हमें उसको किस तरह से उसको स्टार्ट करना है और किस तरह उसको खत्म करना है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले आप देखें कि जब भी आप कोई आर्टिकल लिखना शुरू करें तो मान लो आपके सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम में कोई अच्छे क्वेश्चन पे, अच्छे टॉपिक पे आर्टिकल आ गया, राइट। अब उस आर्टिकल में मान लो आपका टॉपिक भी दिया गया है और आपका नाम भी दिया गया है। यदि आपका नाम नहीं दिया गया है, देखो दिया गया है तो लिखना ही, नहीं दिया गया तो आप खुद से भी नाम लिख सकते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एकदम एक फ्रेश पेज आपको यूज करना है। आप हाफ पेज यूज ना करें, इससे वो बैड इंप्रेशन पड़ेगा, वो आर्टिकल कंप्लीटली क्लियरली अच्छा नहीं दिखेगा। आपको फ्रेश पेज लेना है। सबसे पहला जो काम करना है वो क्या है, सबसे पहले आपको हेडिंग लेना है। और ये जो हेडिंग है, हेडिंग मतलब टाइटल, तो आपका टाइटल ऑलरेडी आपके उस क्वेश्चन में दिया रहेगा। यदि उस क्वेश्चन में आपका अगर हेडिंग का टाइटल नहीं दिया गया तो आप क्या करेंगे, मान लो सिंपल 4-5 लाइन दे दी और उसमें बोला कि इस पर आर्टिकल लिखो,
तो अब उसमें कोई टॉपिक या कोई हेडिंग या कोई टाइटल दिया हुआ नहीं है, तो आप क्या करोगे, पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से 2 बार पढ़िए, आप बहुत ध्यान से पढ़िए, और आप ये देखिए कि वो जो आपका क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। मान लो साइंस से रिलेटेड है, या किसी सोशल इश्यू से रिलेटेड है, नेशनल इश्यू से रिलेटेड है, इंटरनेशनल इश्यू से रिलेटेड है, किस टॉपिक, उसके हिसाब से आप मात्र 2 या 3 वर्ड्स में उसका टाइटल आप खुद से तैयार करिए, और बिल्कुल अच्छे से तैयार कर सकते हैं आप। मान लो साइंस पे कोई टॉपिक आ गया तो आप लिख सकते हैं द इम्पैक्ट ऑफ साइंस, द इम्पैक्ट ऑफ साइंस, ये आपने टॉपिक तैयार कर लिया। तो ऐसे कई सारे हैं, है ना। तो किसी भी ऐसे मान लो टॉपिक पे आ गया तो आप आराम से उसका टॉपिक खुद से बढ़ा सकते हैं 2 या 3 शब्द में। अब आप ध्यान रखिए कि टॉपिक जो है उसको जो टाइटल आप लिखेंगे उस टाइटल में आपको ध्यान क्या रखना है। पहले तो आपको ये रखना है कि टाइटल आपको बिल्कुल सेंटर में लिखना है, बिल्कुल बीच में, ठीक है। और टाइटल का जो पहला वर्ड है वो आपका कैपिटल होना चाहिए। फिर अगर मान लो टाइटल आपका 3 वर्ड में है, यदि आपका टाइटल 3 वर्ड में है, जैसे द इम्पैक्ट ऑफ साइंस, है ना, तो द का टी बड़ा आ जाएगा, इम्पैक्ट का आई छोटा होगा, और साइंस का जो एस है वो आपका कैपिटल होगा। तो आप समझे कि आपको पहला और लास्ट का जो वर्ड है वो कैपिटल रखना है, बड़ा रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह आपका सबसे पहले टाइटल तैयार हो जाएगा। टाइटल के जस्ट नीचे आपको हल्की सी एक जगह छोड़नी है, थोड़ा सा गैप रखना है, उस पर आपको लिखना है बाय लाइन, बाय लाइन प्लस नेम। मतलब यहाँ पे कि ये जो टॉपिक लिखा जा रहा है ये किसके द्वारा लिखा जा रहा है, इसका राइटर कौन है। अगर उस क्वेश्चन में राइटर का नाम दिया गया है तो आप लिखेंगे बाय प्लस नेम, बाय प्लस नेम, बराबर। अगर नहीं दिया गया है, उसमें नाम नहीं दिया गया, तो आप खुद के मन से भी अपना नाम लिख सकते हैं, बाय प्लस रोहित, मोहित, श्याम, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बाय प्लस नेम, बिल्कुल इसके नीचे हल्के से गैप में इसका आ जाएगा राइटर्स का नेम। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, यदि देखो आर्टिकल में इन जगहों पे 2 बातें, एक बात ध्यान रखने वाली, एक तो क्या होता है कि यदि आपका आर्टिकल किसी न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग है, मतलब वो आर्टिकल ऐसा जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, मान लो उसमें आपका क्वेश्चन ऐसा है कि न्यूज़पेपर के अंदर आजकल कोई ऐसी चीजें आ रही है, उस पर आप लिख रहे हो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, तो आप उसमें क्या करेंगे, साइड में डेट प्लस टाइम, बिल्कुल इसके नीचे थोड़ा सा गैप रख के यहाँ पे आप डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम लिखेंगे। यदि वो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग है तो डेट एंड टाइम आप ऐड करेंगे। न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग नहीं है, आप उसको लिख रहे हो किसी सोशल इश्यू पे, पर्सनल इश्यू पे लिख रहे हो, सोशल लेवल पे, है ना, यानी कि खुद आपसे खुद से लिख रहे हो, तो उसमें डेट एंड टाइम इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा गैप रख के शुरू करना है, ऐसा नहीं बिल्कुल आप क्लोजली शुरू करो, थोड़ा गैप रख के आप शुरू करेंगे। अब जो स्टार्ट करना है वो क्या करना है, कैसे करना है, और उसमें स्टार्ट में आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, अब उस पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले है पैरा 1, पैरा 1 यानी पैराग्राफ 1। अब क्या करेंगे, जो आपका सबसे जो पहला जो स्टार्ट है वो ये होगा इंट्रोडक्शन कंटेंट। इंट्रोडक्शन कंटेंट यानी कि जिस टॉपिक पे आप ये आर्टिकल लिख रहे हैं उसको आपको इंट्रो करना है, उसका परिचय देना है, उसके बारे में आपको बताना है, उसको आप शुरू करेंगे कि भाई मैं इस टॉपिक में, ये टॉपिक ये है, तो उसको आप इंट्रोडक्शन करेंगे, परिचय देंगे। तो सबसे पहली जो स्टार्टिंग लाइन है वो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन को भी किस तरीके से आप इम्प्लीकेट करेंगे, किस तरीके से उसको आप बताएंगे, है ना, किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, तो उसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 या 4 लाइनें आपको लेनी है। कैसे, उनमें आपको क्या कंटेंट यूज करना है वो देखिए। सबसे पहले जो ए है, स्टार्ट विथ कोटेशंस विथ व्हाट। बहुत ध्यान से ये लाइन देखिए, स्टार्ट विथ कोटेशन विथ व्हाट, मतलब आपको एक ऐसा अच्छा सा कोटेशन यूज करना है, और उस कोटेशन यानी कोटेशन को आप यूज एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि आपका विचार समझ सकते हैं, कोई ऐसा तगड़ा विचार, कोई ऐसी तगड़ी लाइन, जो अच्छी लाइन जो आप यहाँ पे उसको स्टार्ट के साथ आप उस टॉपिक में आप एक क्वेश्चन भी शुरू कर सकते हैं। मतलब आपने क्या किया, एक अच्छा सा कोटेशन लिखा, कोटेशन के साथ साथ आपने बताया कि ये वस्तु है क्या, ये किससे रिलेटेड है, तो आपने इंट्रोडक्शन यानी कि कोटेशन विद इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया पहली लाइन से। स्टार्ट विद कोटेशंस विद व्हाट, कि कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी अच्छी एक लाइन आपने शुरू कर ली और उस लाइन के साथ साथ आपने उसके साथ वो कोटेशन यूज करते हुए उसके आगे का वो मैटर क्या है, वो चीज क्या है वो आपने बता दी। फिर उसके बाद है
दूसरा एन अमेजिंग फैक्ट फिगर एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी कि उस टॉपिक से जुड़े हुए, यानी कि कोई ऐसा वास्तविक तथ्य या कोई उसका फिगर या स्टैटिस्टिक्स, उसके कोई माप पैमाना कुछ भी है वो आप उसके साथ सेकंड लाइन में आप वो इंक्लूड करें। तीसरा है स्टेटमेंट विद स्लोगन, यानी कि आप इसमें ऐसी कोई लाइन जो इंट्रोडक्शन में आप तीसरी लाइन के रूप में लिखेंगे जिसमें ऐसी लाइन है जिसमें कोई नारा हो। अपन नारा नहीं देते जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, आपने कोई नारा दे दिया है ना, तो ये नारे के साथ आप एक स्टेटमेंट, आप उसमें एक नजरिया बताइए। तो ये इस तरीके से आप देखिए कि ये आपका जो पैरा 1 है, जो पैरा 1 है वो आपको तकरीबन 3 से 4 लाइन में आपका पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में बनना चाहिए आर्टिकल। दूसरा पैराग्राफ, अब आप दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे, तो दूसरा पैराग्राफ है उसमें आपको क्या बताना है और क्या लिखना है। तो दूसरा जो पैराग्राफ है उसका जो मेन पॉइंट है, जो हेडिंग है मैं आपको बताता हूं, एनालिसिस ऑफ द टॉपिक इन टर्म्स ऑफ, यानी कि आपने इस टॉपिक पे जो एनालिसिस किया, जो जांच की है, जो भी आपने इसके बारे में अनुसंधान किया, पता लगाया, और आपने वो पता किन किन बातों पे लगाया आपने एनालिसिस। अब आप इसमें जो पैरा 2 है, पैराग्राफ 2 है, इसमें आप उस टॉपिक से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां शेयर करोगे और उन जानकारियों को शेयर करते हुए उसके फायदे, उसके नुकसान, है ना, फायदे नुकसान, उसका कारण, उसका प्रभाव, ये सब कुछ आप उस टॉपिक से रिलेटेड बताएंगे अपनी खुद की जानकारी के अनुसार, बिल्कुल फैक्चुअल तरीके से। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले करेंट सिनेरियो, मतलब वर्तमान में उस टॉपिक से लेके क्या बातें हैं, उस टॉपिक का क्या मुद्दा है, उस टॉपिक्स में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, वो आप करेंट सिनेरियो बताएंगे, अभी वर्तमान की स्थिति। उसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि उस जो जिस मुद्दे पे आप आर्टिकल लिख रहे हो, जो भी है, जो भी उसका मामला है, जो भी घटना है, उसके कारण और उसके इफेक्ट, मतलब उसके कारण किस कारणों से ये हो रहा है, उसके प्रभाव क्या है। और फिर है कॉन्सिक्वेंस ऑफ सर्कमस्टेंसेस, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार उसका परिणाम क्या रहा, यानी कि जो जिस टॉपिक को, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, है ना, नोटबंदी, तो ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जिस पर अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो की गई और उसके परिणाम स्वरूप क्या नतीजे रहे, ये आपको तीसरी लाइन में बताना है। ठीक है, तीसरी लाइन में। फिर है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी कि फायदे और नुकसान, तो फायदा और नुकसान आपको बताना है। फिर है प्रेजेंट स्टेट एंड कंडीशंस, कि अभी हालिया उसकी स्थिति क्या है, जो भी प्रोग्राम कैंपेन शुरू किया गया, जो भी कार्यक्रम है, उसका अभी वर्तमान में उसका क्या रिजल्ट है। लेकिन एक बात आप देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये पैरा 2 है, इस तरीके से हमें उसमें 3 से 4 लाइनों को तैयार करना है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें कि कोई ऐसा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक टॉपिक, जिसमें आप किसी ऐसे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हो जिसका समाज में बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसमें आप सिर्फ उसके बुरे प्रभाव का ही बताएंगे, आप उसका फायदा बता ही नहीं सकते। अब जैसे होता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, कि जो सिगरेट पीना है वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अब इस फायदे आप क्या बताओगे, इसमें आप फायदे क्या बताओगे, इसमें तो नुकसान ही बताना होगा। तो उस हिसाब से आप इसमें उसका कारण एंड उसका नुकसान और नुकसान से होने वाला प्रभाव बताएंगे। ऐसा नहीं कि आप उसका एडवांटेज बता रहे हो, वो भी नहीं, थोड़ा यहाँ पे आपको कॉमन सेंस भी यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह आपका पैरा 2 तैयार हो जाएगा, यानी 30 वर्ड्स में। आप देख सकते हैं पहला भी 30 वर्ड्स, दूसरा भी 30 वर्ड्स में तैयार। फिर आते हैं पैरा 3, पैराग्राफ 3। अब आपको पैराग्राफ 3 है वो आपको कम से कम 1 या 2 लाइन में खत्म करना है। पैराग्राफ जो 3 है वो है इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है निहितार्थ, यानी मनसा प्रभाव या निहितार्थ, यानी किसी भी कार्यक्रम में उसका जो मूल अर्थ है, मूल भाव है, यानी कि कोई भी ऐसा कार्यक्रम उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका उसमें निहित अर्थ क्या है। तो इम्प्लीकेशंस आपको बताना। इम्प्लीकेशंस देखो उसका, अब कोई एक चीज है उसका प्रभाव अलग अलग चीजों पर पड़ता है, तो आपको दिखाना है कि जैसे ये चीज है आगे स्मोकिंग, तो स्मोकिंग का प्रभाव सोशल लेवल पे पड़ता है ना, और फिजियोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रूप से भी पड़ता है और हेल्थ पे भी पड़ता है। मतलब स्मोकिंग ऐसी चीज है जिसका तीनों पे असर होता है, उन तीनों पे पड़ने वाले एक असर को आपको दिखाना है। तो ये देख सकते हैं सोशल, एनवायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल, हेल्थ रिलेटेड, इस पे आपने बता दिया। अब हो सकता है या कोई दूसरा टॉपिक भी हो, तो दूसरा तीसरा कोई भी अलग अलग टॉपिक हो, उसका एक प्रभाव यानी कि एक उसका निहित अर्थ
मतलब उससे जुड़ी हुई आप एक ऐसी बात बताना चाहते हो कि भाई इसके में वास्तव में देखो दो चीज़ें, या तो किसी चीज़ का ऐसा फायदा आपको दिखाना है कि भाई इसमें निहित वास्तविक इसमें जो अर्थ है वो ये है, और अब वो आप अलग अलग टॉपिक पे वो दिखाना है ना। टॉपिक बहुत सारे हैं, तो इनमें से किसी भी एक टॉपिक पे आपको एक लाइन बनानी है ना। तो आप देख सकते हैं। फिर है पैराफॉर्म, आपका जो चौथा पैराग्राफ होगा वो चौथा पैराग्राफ आपको 30 वर्ड्स में, यानी कम से कम आपको 3 लाइन में उसको बनाना है, बताना। तो जो चौथा पैराग्राफ है उसमें आप क्या है, जो भी आपका मुद्दा है, जिस मुद्दे पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं, अब मुद्दे तो कई सारे हैं, टॉपिक बहुत सारे हैं, सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल, बहुत से हैं, ठीक है। तो उन जिस किसी पे भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो लास्ट में आपको उस आर्टिकल से जुड़ा हुआ जो भी उसका मुद्दा है उसको अंत में ले जाके आप उसका सॉल्यूशन, यानी कि अगर ऐसा कोई सोशल लेवल में बड़ा मुद्दा है तो आप उसका सॉल्यूशन अपने शब्दों में बताइए, अपने विचारों में बताइए कि इसका अच्छा सॉल्यूशन क्या है। तो उस अच्छे सॉल्यूशन के साथ उसको आर्टिकल को खत्म करें। अब मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो उसमें आप सजेशन अपने विचारों में दीजिए, तो सजेशन दे दीजिए। तो सजेशन आपको 2 लाइन में देना, सॉल्यूशन बताना है तो 2 लाइन। फिर है एंड कंक्लूजन, लास्ट में जाके जो एक लाइन आपको बनानी है वो है कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष। इस पूरे मुद्दे का जो निष्कर्ष है, जिस टॉपिक पे आपने आर्टिकल लिखा है उसका अंत में जाके क्या निष्कर्ष है, वो निष्कर्ष आपको एक लाइन में बताना है। तो आपने देखा कि किस तरह से सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन को समझा, उसके बाद आर्टिकल को लिखने के संबंध में जो मेन बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको हमने ध्यान से देखा, ध्यान से पढ़ा और समझा। और उसके बाद हमने जो तीसरे टॉपिक पे चर्चा की, और वो टॉपिक था हमारा कि आर्टिकल को लिखने के दौरान किस तरह उसको 1 by 1 हम फॉलो करेंगे। यानी कि सबसे पहले हेडिंग आ जाएगा, उसके बाद बाय प्लस नेम आ जाएगा, है ना। और यदि न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग तो डेट और टाइम आपको जोड़ना है साइड में। उसके बाद आप देखें कि पैराग्राफ 1 में हमने किन किन पॉइंट पे चर्चा की, उन पॉइंट्स पे आपको 3 या 4 लाइन बनानी है। फिर उसके बाद पैराग्राफ 2, उसका आपको इन पॉइंट्स पे आपको 3 से 4 लाइन बनानी है। फिर है पैराग्राफ 3 जिसमें आपको 1 या 2 लाइन में बताना, और पैराग्राफ 4 में कम से कम आपको 3 लाइन में बताना। इस तरह कंप्लीटली आपका ये 100 शब्दों में, यानी लगभग 10 से 11 या 12 लाइन्स में ये आपका कंप्लीट आर्टिकल तैयार हो जाएगा, बिल्कुल एकदम नियम से, बिल्कुल रूल से, कॉन्सेप्ट से। अब आगे हम देखेंगे कि किसी भी आर्टिकल को तैयार करने के संबंध में मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा। अब हम आगे फॉर्मेट पे चर्चा करेंगे कि इस फॉर्मेट के जरिए हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल को तैयार कर सकते हैं। तो देखेंगे अब आगे फॉर्मेट को। अब आगे जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल राइटिंग का जो फॉर्मेट है, उस पर तो उसको किस फॉर्मेट से लिखा जाता है, फॉर्मेट को किस तरीके से आप फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप अच्छे से आर्टिकल को राइटिंग में ले सकते हैं और अच्छे से नंबर ले सकते हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे आर्टिकल के फॉर्मेट की। तो आप सबसे पहले देखिए द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल। मैं द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली हमारे जो सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम्स में जो आर्टिकल टॉपिक आता है, जिस पे क्वेश्चन आता है, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, कंप्लीटली 7 मार्क्स का वो क्वेश्चन रहता है, और हमें लगभग 100 वर्ड्स में उस आर्टिकल को कंप्लीट करना होता है। तो आप देखिए कि आर्टिकल्स कई टॉपिक पे आते हैं, है ना, क्योंकि हमें जब उसके जो उन टॉपिक्स को अगर हम देखें तो बहुत सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। आर्टिकल ऑन टॉपिक, आर्टिकल्स ऑन टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि आपको पता है आज के समय में जो उष्णता है पृथ्वी पे, जिस तरीके से उष्णता बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, टेररिज्म, आतंकवाद, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश की महत्वपूर्णता क्यों है, स्वच्छ भारत अभियान, सेव वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, करप्शन एंड क्लीनलीनेस। आप देख सकते हैं मैंने ये जो आपके सामने कुछ पॉइंट रखे हैं कि ऐसे ऐसे टॉपिक, इन पॉइंट्स पे कई बार टॉपिक पे आर्टिकल हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं, और ऐसे टॉपिक्स को हम जनरली हमारे सोशल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी हम इनको पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में, आप देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो हमारा मेन बेसिक जो पॉइंट है वो यही है कि हमें आर्टिकल राइटिंग में अगर ऐसे किसी टॉपिक पे अगर हमारा आर्टिकल आता है तो हमें उसको किस तरह बढ़ाना है, किस तरह उसको राइटिंग में लेना है। तो मैं पहले ही आपको अभी इससे थोड़ी देर पहले मैं आपको बिल्कुल मैंने आपको आर्टिकल का एक कॉन्सेप्ट बताया कि उसको आपको स्टार्ट कैसे करना है, किस तरह सब करना है। तो बस उसी क्रम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक फ्रेश पेज पे हेडिंग लगाना है। आप ये हेडिंग आपको फिल करना है, बराबर।
तो जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले भी बताया, हेडिंग आपका बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। पहला वर्ड कैपिटल एंड दूसरा वर्ड, अगर 3 वर्ड्स में है तो पहला कैपिटल, दूसरा जो दूसरा रहेगा वो स्मॉल रहेगा, और जो थर्ड है उसका पहला वर्ड कैपिटल रहेगा। अगर 2 वर्ड्स में है तो पहला कैपिटल एंड दूसरा कैपिटल। फिर बाई लाइन, यानी कि बाई लाइन है इसके बिल्कुल नीचे थोड़ा सा गैप रख के आपको राइटर्स का नाम लिखना है। बाई अमित, बाई रोहित, बाई कुछ भी आप लिख सकते हो बाई करके। और अगर ये न्यूज पेपर के अकॉर्डिंग अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें आपको साइड में डेट एंड टाइम भी लिखना होता है, ठीक है। तो आप देखें सबसे पहले आपको क्या है, व्यू ऑफ स्टार्टिंग लाइन्स। अधिकतर जो छात्र छात्रा है जो जनरली जब एग्जाम्स में आर्टिकल को लेके जब वो राइटिंग करते हैं तो अक्सर उनके सामने क्या प्रॉब्लम्स आती है, उनके सामने ये प्रॉब्लम्स आती है कि उनको स्टार्ट नहीं मिलता। अरे मतलब चाहे वो लेटर राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हो, या शॉर्ट कंपोजिशन हो, या लॉन्ग कंपोजिशन हो, या स्पीच हो, या कुछ भी हो, उनको स्टार्ट नहीं मिलता। वो एकदम से उनका माइंड जीरो में चला जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुरू कैसे करें। तो मैं आपको जो फॉर्मेट बता रहा हूँ उस फॉर्मेट को आप बहुत ईजी तरीके से देखते हुए, ईजी तरीके से समझते हुए आप बिल्कुल उस फॉर्मेट को फॉलो करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए सबसे पहले जो आपको स्टार्ट करना है वो क्या करना है। जब आपका ये काम हो गया, आपका ये पहला और ये दूसरा काम हो गया, तो उसके बाद आपको थोड़े से हल्के से गैप के साथ शुरू करना है व्यू ऑफ स्टार्टिंग लाइन्स। यानी कि मैंने आपके सामने कुछ लाइन्स है जिनको मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 A B C and D। सबसे पहले जो मेरा है वो है कोटेशन। कोटेशन आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई ऐसा आर्टिकल लिख रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, सबसे पहले जरूरी कि आप उसको जो स्टार्ट करें वो किसी अच्छे कोटेशन से करें। जहां तक संभव हो आपको कम से कम 8 से 10 कोई अच्छे कोटेशन याद होने चाहिए, जो कि उस जिस टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे हो आपका वो कोटेशन उस आर्टिकल से लगभग रिलेटेड होना चाहिए, और वो कोटेशन आपको स्टार्टिंग में लिखना है। यानी कि स्टार्टिंग में मैंने यहाँ जैसे लिखा है कोटेशन, तो आपकी पहली लाइन विथ कोटेशन हो जाएगी विथ सब्जेक्ट, क्योंकि जैसे आप कोटेशन उस पर लिखेंगे उस टॉपिक पे, वो कोटेशन से आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा एकदम इम्पैक्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसमें इन्फ्लुएंस होगा, उसका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इससे आपका जो आर्टिकल है वो एकदम गोल्डन हो जाएगा। तो जो आपका कोटेशन है वो कोटेशन, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कोटेशन किस तरह के होते हैं। मैंने कुछ कोटेशन यहाँ पे लिखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने कोटेशन लिखा है, थिंक इन द मॉर्निंग, एक्ट इन द नून, ईट इन द इवनिंग, स्लीप इन द नाइट। ये एक अच्छा कोटेशन आप देख सकते हैं। थिंक इन द मॉर्निंग, एक्ट इन द नून, ईट इन द इवनिंग, स्लीप इन द नाइट। एक अच्छा कोटेशन है, बहुत अच्छा है। अब देखो ये कोटेशन कहीं ना कहीं किसी अच्छे मुद्दे पे रिलेट है। आपको लगेगा ऐसा कोई टॉपिक है जिसपे ये मैं कोटेशन स्टार्टिंग में लिख सकता हूँ, आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने दूसरा कोटेशन लिखा है, डोंट जज अ बुक बाय हिज कवर। डोंट जज अ बुक बाय हिज कवर, यानी कि किसी पुस्तक को आप उसके ऊपर के कवर से जज मत करिए। उस पुस्तक के अंदर क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर के कवर से, उसका जो फ्रंट पेज है उससे आप बुक को जज मत करिए कि बुक में क्या है। फिर है जो मैंने तीसरा कोटेशन है, जो कि मार्टिन लूथर किंग, जो एक अमेरिकन राइटर था, मार्टिन लूथर किंग, उस पर मैं आपको बता रहा हूँ। उसका एक कोटेशन है, इनजस्टिस एनीवेयर इज द थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। इनजस्टिस एनीवेयर यानी अन्याय तो हर जगह, लेकिन जहां पे न्याय है वो हमेशा अन्याय को डराता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का कोटेशन आप देख सकते हैं। ये कोटेशन कहीं ना कहीं ऐसे 8 से 10 या 12 या 15 कोटेशन आपको रिमाइंड होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अब आप सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपको ऐसे कोटेशंस नॉर्मली पता होने चाहिए। क्योंकि आप राइटिंग सेक्शन में लिख रहे हो तो राइटिंग सेक्शन में कई बार ऐसी कोटेशंस बहुत अच्छे से यूज होते हैं, तो आर्टिकल में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। आर्टिकल में इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज किया जाता है। तो आप जो अपना पहला कोटेशन है, जिस मुद्दे पे, जिस टॉपिक पे आपका आर्टिकल आया उससे जुड़ा हुआ कोई एक कोटेशन आप यहाँ पे स्टार्टिंग में करें, और उसके साथ आप व्हाट का एक क्वेश्चन ये रखें कि मैंने आपको व्हाट का क्वेश्चन नहीं करना है, यानी कि आपको ये बताना है वो चीज़ है क्या। आपने कोटेशन लिखने के बाद वो चीज़ बता दी कि वो चीज़ ये है ना। उसके बाद आप देखें, मैंने आपको कुछ लाइन्स लिखी है। आप फर्स्ट लाइन देखें, देयर इज मच ट्रुथ इन द सेइंग दैट। अब क्या होता है, जो आपने कोटेशन लिखा उस कोटेशन के साथ साथ आपको ये लाइन ऐड करनी है। ये लाइन ऐड करनी है। क्या लाइन है, देयर इज मच ट्रुथ इन द सेइंग दैट। कहावत में बहुत सच्चाई है, इस कहावत में बहुत सच्चाई है। क्या हो गया
कोटेशन में कोटेशन लिख दिया और कोटेशन के साथ में आपने ये बताया कि भाई इस बात में ये सच्चाई है, इस कहावत में ये सच्चाई दिखाई, वो आपने लाइन उसको जस्ट आगे वो लाइन ऐड कर दी। तो आप देखिए आपको 2 लाइन्स अच्छे से तैयार हो गई, लगभग 2 लाइन्स के करीब। फिर है XYZ, या मैंने XYZ लिखा है। XYZ का मतलब जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक का नाम, उस टॉपिक का शॉर्ट नेम या कोई भी नाम या उससे रिलेटेड कोई नाम, वो लिखने के बाद आप लिखोगे एज डिफाइंड इन द डिक्शनरी मींस दैट, यानी कि जो टॉपिक है उसको अगर अपने शास्त्रीय रूप से देखा जाए तो उसका जो अर्थ निकलता है उसका मतलब ये है, वो मतलब आपको इधर बताना है। अब आप देखें कि इन दोनों में से आप कोई भी एक लाइन ले सकते हैं, इन दोनों में से आप कोई भी एक लाइन ले सकते हैं। आप लिख सकते हैं टॉपिक का नाम टू पुट इट सिंपली मींस, मतलब इसका साधारण आपने उस टॉपिक से रिलेटेड एक कोई ऐसा वर्ड बता दिया और उसको मतलब शाब्दिक अर्थों में अपने शब्दों में उसका एक मतलब बता दिया कि जैसे साफ सफाई अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, करप्शन है ना, या गेम्स है, या इंटरनेट है, या आज का कल्चर है, या स्मोकिंग है, कोई भी है, तो इसको सही से सीधे शब्दों में आप उसको एक लाइन में बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट इज इंडीड द रियलिटी दैट, आप इस लाइन को बहुत ध्यान से देखें, ये लाइन आपको लगभग तीसरे नंबर पे सेट कर दी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड दोनों में से एक और यहाँ पे फोर्थ, यानी लगभग चौथे नंबर पे आपको ये लाइन सेट कर दी। लाइन का मतलब देखें, इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट इज इंडीड अ रियलिटी दैट, वैश्विक, इसका हिंदी में मैं आपको मतलब बताता हूँ, वैश्विक युग में यह एक वास्तविकता निहित है। वैश्विक युग में आज का जो पूरा वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, तो इस वैश्वीकरण के युग में ये एक वास्तविकता है। कौन सी वास्तविकता? जो टॉपिक आप लिख रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने इससे पहले 1 या 2 लाइन बताई उसको आप आगे डिस्क्राइब कर रहे हो इस लाइन से, इस लाइन को लिख के, तो वो आपकी ये लाइन उसको पूरा चरितार्थ करेगी, पूरा उसको शो कर देगी, बराबर। इस तरीके से आपकी यहाँ पे 3 से 4 लाइन यही तैयार हो जाएगी। फिर आ जाते हैं पैरा 2 यानी पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 में कुछ लाइन्स है, आप देखें A B C D E and F, कम से कम आप देखें तो ये 6 लाइन्स है। आपको इनमें से कम 4 लाइन्स को उठाना है। इन 4 लाइन्स में आप क्या बताओगे? आप इसमें जो मुख्य चीजें बताएंगे, कोरेंस बताओगे आप, इसमें आप मेरिट्स डीमेरिट्स बताओगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओगे, कस रीजन और इफेक्ट प्रभाव बताओगे। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो मैंने पैरा 1 पैरा 2 पैरा 3 पैरा 4 थोड़ी देर पहले आपने जो वीडियो देखा वो मैं उस तरीके से चल रहा हूँ। अब आप पैरा 2 में आप क्या करेंगे, इनमें से आपको 3 से 4 लाइन पे काम करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड आप लाइन्स आप बनाएंगे। मैंने आपके सामने वो लाइन्स रख दी है, सिर्फ आपको उस लाइन्स को यूटिलाइज करना है, उसका प्रयोग करना है, उसके आगे पीछे वर्ड्स को सेट करना है, और ये लाइन्स परमानेंट है। अब देखिए, इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस। अब देखिए इस लाइन का मतलब आप समझिए, ये इसलिए हमारे लिए, हमारे में से प्रत्येक के लिए, ये इसलिए हमारे में से प्रत्येक के लिए महत्वपूर्ण है। अब आप देख सकते हैं ये इसलिए हमारे में से प्रत्येक के लिए महत्वपूर्ण है। आगे आप खुद से एक लाइन या छोटा सा 1 या 2 या 3 वर्ड्स आप आगे लगा सकते हैं कि भाई इसलिए महत्वपूर्ण है। फिर आप आगे देखें कि अगली लाइन, वी हैव न्यूमरस एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री दैट बेयर टेस्टिमोनी ऑफ द फैक्ट दैट। अगली लाइन भी परमानेंट है जो आप यहाँ यूज कर सकते हैं, चाहे आपका टॉपिक कोई भी तरह का हो, किसी भी तरह का टॉपिक हो, ये परमानेंट लाइन्स है। इन लाइन्स को यूज करके आप बिल्कुल आर्टिकल को आगे फॉलो करेंगे, आसानी से बढ़ाएंगे। ये परमानेंट लाइन्स है, आपको कोई अदर तरह की लाइन से या कुछ अदर किसी अपनी गाइड में से या अपनी सिलेबस बुक्स में से आपको हर तरह के आर्टिकल को रटने की जरूरत नहीं। इस लाइन्स की मदद से आप खुद से आर्टिकल बढ़ाएंगे। तो अगली लाइन है वो है, इतिहास गवाही देता है बहुत तरीके से। इतिहास गवाही देता है बहुत तरीके से, ये दूसरी जो लाइन आप देख रहे हैं डी लाइन, देखिए इसको पढ़िए तो आपको ये लाइन्स पूरी इंग्लिश में यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको ये लाइन्स लिखनी है परमानेंट, और उसके बाद आपको 1 या 2 या 3 वर्ड्स को जोड़ते हुए इस पूरी लाइन को यूटिलाइज करना है कि भाई इतिहास में इस बारे में क्या क्या कहा गया। ठीक है, फिर है अनफॉर्चुनेटली द रियल ट्रबल टुडे इज दैट। जो मेरी तीसरी लाइन है वो आप देखिए, दुर्भाग्य से आज के समय में जो वास्तविक समस्या है, दुर्भाग्य से आज के समय में जो वास्तविक समस्या है वो क्या है, वो आपको याद होगा। ठीक है, फिर है इट इज थस क्वाइट कॉमन टू फाइंड।
यानी इस लाइन को आप हिंदी में समझे, इस प्रकार ये सामान्य बात है ना, इस प्रकार थर्स यानी इस प्रकार ये सामान्य बात, मतलब आपने क्या किया, इस लाइन को यूटिलाइज करना है कि इस तरह से मैं ये सामान्य तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा करके। और फिर देखिए इट इज देयरफॉर एडवाइजेबल, ये वास्तव में एक सलाह के रूप में हो सकता है या मेरा ऐसा विचार है, तो आप आगे इसमें एक लाइन को, उस मुद्दे को लेके ऐड करेंगे। फिर द रीजन फॉर दिस इज वेरी ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है जाहिर करना, तो यानी कि ये, तो आप उस घटना के बारे में उसका कारण बता रहे हैं, कारण है या उसका जो गलत प्रभाव पड़ रहा है या उसके कारण की वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो कारण आप बता रहे हैं कि ये कारण है, ये कारण जाहिर करता है कि इसका क्या नुकसान है या इसका क्या फायदा है। तो आपने जैसा देखा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपको पैराग्राफ 2 बताया था, जो मैंने 1 बाय 1, उसी हिसाब से आपको इसमें से 3 से 4 लाइन बनाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल ये परमानेंट लाइन है, आप इसमें से 3 से 4 लाइन उठा दीजिए और उस पर आप लिख दीजिए, यूटिलाइज करके अच्छे से लिख दीजिए। फिर आ जाते हैं पैरा 3। पैरा 3 में मैंने आपको बताया था इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन में निहित था, आपको उसमें अर्थ बताना है कि भाई उसमें वास्तविकता क्या है, उसका मेन मकसद क्या है। तो आप देख सकते हैं, वी मस्ट देयरफॉर एंडेवर टू डेवलप अ हेल्दी, आप इसका हिंदी में मैंने लाइन बताई है, हमें इसलिए प्रयास करने होंगे, हमें इसलिए प्रयास करने होंगे, एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना, हमें इसलिए इसके लिए प्रयास करने होंगे ताकि ये एक अच्छे विकास की ओर बढ़े, डेवलप यानी विकास, हमें इसलिए ऐसे प्रयास करने होंगे। अब देखो मुद्दे तो कई होते हैं, लेकिन ज्यादातर मुद्दे जो होते हैं उसमें आप देखिए कि हमेशा उसका कारण और उसका प्रभाव और उसका आगे उसका सुधार यही होता है ना। तो हम यही तो देखते हैं, कंक्लूजन, सजेशन एंड सॉल्यूशन, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसी में कंक्लूजन और सॉल्यूशन एंड सजेशन, तो ये लाइन आपकी उसमें एकदम परमानेंट फिक्स बैठ जाएगी। अब 4th लाइन है जो पैरा 4 है, जिसमें आपको क्या बताना है कि लास्ट में जाके इसका जो निष्कर्ष है कि भाई ये चीज जो मुद्दा है, इस मुद्दे का अंत में वास्तव में इसका किस प्रकार होना चाहिए, लोगों को कैसे जागरूक होना चाहिए, वास्तव में मुद्दा किस तरह का है और किस तरह पे इस पे सोच विचार होना चाहिए। मेरी नज़र में तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा इसमें ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आपने क्या किया, उसका एक निष्कर्ष बता दिया, ठीक है। तो ये लाइन आपको परमानेंटली, इट्स ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दैट द पब्लिक शुड बी, पैरामाउंट का मतलब होता है आला दर्जे का, तो आपने क्या बताया, ये आला दर्जे की महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह के मुद्दे पे ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो ये आपने लास्ट में इसका निष्कर्ष निकाल दिया। तो आपने देखा ये तकरीबन मैंने आपको बताया कि फर्स्ट, सेकंड, फिर उसके बाद आपने इस चीज को फॉलो किया, पैरा 1 को, उसके बाद पैरा 2 को आपने फॉलो किया, फिर पैरा 3 को फॉलो किया, पैरा 4 को फॉलो किया, और इस तरह से आपने इन कंटिन्यू जो परमानेंट लाइन्स है ना, ये जो बिल्कुल एकदम अच्छी से जो सही लाइन्स है, इन परमानेंट लाइन्स के जरिए आप एक अच्छे से आर्टिकल्स को खुद से तैयार कर सकते हो, खुद से बना सकते हो। आपको अपनी सिलेबस बुक्स में से या गाइड में से 50 तरह के आर्टिकल्स की लाइन्स को रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से बना सकते हैं विद अपनी खुद की प्रॉपर तैयारी से, अपने खुद की पकड़ से, अपने खुद की इंफॉर्मेशन से, रिलीवेंट इंफॉर्मेशन से, एनालिसिस से खुद से आप अच्छा आर्टिकल तैयार कर सकते हैं। बस आपको इसका कॉन्सेप्ट और इससे जुड़ी हुई मुख्य बातों को ध्यान में रखना है और इसके बिल्कुल आपको फॉलो करना है, इसके रूल्स को, और किस तरीके से आप देखें, मैंने ये लाइन्स के जरिए आपको बताया कि आप खुद से आर्टिकल तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह आप खुद से यूटिलाइज करें, प्रैक्टिस करें खुद से, तो आप अच्छे से इस आर्टिकल राइटिंग में खुद से अच्छे से तैयार हो पाएंगे। और एग्जाम में भी आप कम से कम ये जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप कम से कम इसमें 6 या 6.5 मार्क्स निश्चित रूप से ले आएंगे। थैंक यू, स्टे एंड सेफ एट होम।